अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम जो है थर्मोमैकेनिकल का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हम कैलिब्रेशन किस तरह से करते हैं, उसके हमने डिफरेंट मोड्स डिस्कस किए थे। देन हमने जो है वो देखा था कि हम थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस को किस टाइप की स्टडीज़ के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। देन हमने जो है वो कुछ उसके जो थे वो जो क्या नाम है जो उसके ग्राफ होते हैं या इंटरप्रिटेशन के कर्व्स आते हैं हमारे पास, हमने उनकी इंटरप्रिटेशन देखी थी कि उन कर्व से जो है हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। देन हमने उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की और हमने एट द एंड जो है उसकी लिमिटेशंस डिस्कस की थी। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इवॉल्व गैस एनालिसिस। इवॉल्व गैस एनालिसिस का अगर मैं आपको इन शॉर्ट बेस में अगर मैं आपको बताऊंगी बेसिकली इन्वॉल्व गैस है क्या, एनालिसिस में है कि आपको पता है कि जब हम कहते हैं कि डिफरेंट हम थर्मल मेथड्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे सैम्पल्स के दौरान जब हमको थर्मली जो है वो उनको हीटअप किया जाता है, उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब उनकी डीकम्पोजिशन होती है या उनके अंदर कोई भी पॉसिबल चेंजेस आती हैं तो उसके रिजल्ट में बहुत सारे अमाउंट के अंदर जो है वो डिफरेंट गैशियस मटीरियल जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ थर्मल एनालिसिस के मेथड्स के जरिए हम क्या करते हैं, हम ये तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या हुआ कि कौन से चेंजेस हो रही है, लाइक एक्सोथर्मिक एक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक एक्शन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रही है, या फिर हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो मास के अंदर चेंजेस आ रही है वो किस वजह से आ रही हैं। लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो मास के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर या डिफरेंट जो है वोलेटाइल कंपोनेंट्स और गैसीशियस मटीरियल जो है वो इवॉल्व होते हैं। तो उन वो कौन से टाइप के जो है वो गैशियस मटीरियल इवॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन सी गैशियस मटीरियल्स हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं जो इवॉल्व होती हैं, उनके एनालिसिस के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं या हम ये कह लें कि हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्व गैस एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इवॉल्व गैस एनालिसिस की टेक्निक बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें या ये हम जो है वो जान सकें कि जो हमारा मटेरियल है जिसको हम थर्मल मेथड्स के ज़रिए एनालाइज कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन हो रही है, चाहे उसके अंदर कोई पॉसिबल चेंजेस हो रही हैं, तो उसके दौरान कौन सी टाइप की गैशियस मटीरियल्स हैं या कितनी अमाउंट के अंदर जो है वो डिफरेंट गैशियस मटीरियल इवॉल्व हो रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्व गैस एनालिसिस मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली इवॉल्व गैस एनालिसिस के लिए अगर मैं तो कोई इसके लिए स्पेसिफिकली टेक्निक कोई सेपरेट टेक्निक नहीं है। अब इवॉल्व गैस एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेन टेक्निक हमारे पास यूज़ होती है वो है MS और FTIR। ठीक है, मेन टेक्निक यूज्ड फॉर इवॉल्व गैस एनालिसिस इज FTIR एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, बेसिकली ये दोनों टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि क्या है डिफरेंट कौन कौन सी गैशियस मटीरियल है जो जनरेट हो रहे हैं उस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू कपल द बेसिक टेक्निक विद द सिस्टम फॉर आइदर डिटेक्टिंग द इवेल्युएशन ऑफ गैस फ्रॉम द सैंपल। तो बेसिकली ये दोनों टेक्निक्स यूज़ होती हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इवॉल्व्ड गैस ड्यूरिंग अ थर्मल इवेंट्स। ठीक है, कि कोई भी अगर थर्मल इवेंट हो रहा है, कोई भी हम थर्मोग्रेविमेट्री की या थर्मल मेथड की कोई भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में जो चेंजेस आ रही हैं, पॉसिबल चेंजेस आ रही हैं, उसके रिजल्ट में कौन सी और किस टाइप की गैशियस मटीरियल जो है वो जनरेट हो रहे हैं, तो उनको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेन टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास FTIR या MS होती है, जिसको हम क्या करते हैं कपल कर देते हैं किसी भी थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स के साथ। लाइक अभी तक जो हमने टेक्निक्स पढ़ी उसमें हमने थर्मोग्रेविमेट्री पढ़ी है, हमने डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री पढ़ी है और हमने जो है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस पढ़ी है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है उसके रिजल्ट में जो भी गैशियस मटेरियल जनरेट हो रहा है, अगर हम वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कौन से टाइप का गैशियस मटेरियल जनरेट हुआ है, तो हम अपनी उस थर्मल मेथड की टेक्निक को कपल करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ या FTIR के साथ। ठीक है, बहुत रेयर केसेस के अंदर जो है वो GC को भी जो है वो यूज़ किया जाता है। स्पेशली हम GC को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर से जो गैशियस मटीरियल जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का मटीरियल है। तो हम क्या करते हैं सेपरेशन करने के लिए कि जो भी गैशियस मटीरियल जनरेट हुआ है उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं GC को कपल करते हैं ताकि GC के जरिए हम क्या कर सकें उन गैशियस मटीरियल को जो है वो सेपरेट कर सकें। देन हम मजीद फर्दर उसको कपल करेंगे FTIR के साथ या MS के साथ ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो गैशियस मटीरियल जनरेट हुआ है वो कौन सा और किस टाइप का जो है वो गैशियस मटीरियल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हम
बेसिकली जो हम टेक्निक इनके साथ कपल करते हैं मोस्ट कॉमनली जो है वो थर्मोग्रेविमेट्री होती है कि हम क्या करते हैं थर्मोग्रेविमेट्री को कपल कर देते हैं एमएस के साथ, या फिर हम क्या करते हैं थर्मोग्रेविमेट्री को कपल कर देते हैं FTIR के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, वो हमारी टेक्निक बन जाती है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी गैशियस मटेरियल इवॉल्व हो रहा था उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक है इवॉल्व गैस एनालिसिस और सेकंड वन है इवॉल्व गैस डिटेक्शन। डिटेक्शन के अंदर बेसिकली सिर्फ ये डिटेक्ट करना है कि कौन सी टाइप की गैस जो है वो इवॉल्व हुई है, और एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं हम एनालाइज करते हैं कि किस टाइप की गैसियस मटेरियल इवॉल्व हुआ है, उसकी क्या कंपोजिशन है, क्या उसके आपस में अगर हम कहते हैं कि गैसियस फेज के अंदर कोई पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं वो किस टाइप की रिएक्शंस हो सकते हैं, कौन से सेकेंडरी रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन से या किस टाइप के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं अगर गैसियस फेज के अंदर जो है वो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इवॉल्व गैस एनालिसिस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की टेक्निक है एज कम्पेयर टू इवॉल्व गैस डिटेक्शन के लिए। ठीक है, हम देखेंगे कि इवॉल्व गैस डिटेक्शन का मतलब जो मुख्तलिफ हमारे पास गैसियस मटेरियल जनरेट हो रहा है तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम कौन कौन से जो डिटेक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। देन हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम इवॉल्व गैस एनालिसिस के लिए हम कौन कौन से डिटेक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं। इवॉल्व गैस डिटेक्शन, इवॉल्व गैस डिटेक्शन में हम क्या करते हैं यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सिंगल प्रॉपर्टीज सेलेक्टेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैस। बेसिकली इवॉल्व गैस डिटेक्शन को या डिटेक्टर को हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे पास गैसियस मटेरियल जनरेट हुआ है उसकी कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी को हम एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक वो सिंगल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि जो भी गैसियस मटेरियल जनरेट हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो उसकी बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी गैसियस मटेरियल जो है वो जनरेट हुआ है। और जो हम इवॉल्व गैस डिटेक्शन का अगर हम डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा थर्मल एनालिसिस का apparatus है उससे जो है वो हमारे क्या करेगी कि डिटेक्टर तक हमें पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है कोई ना कोई मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जो क्या करेगा कि थर्मल एनालिसिस के दौरान जो हमारे पास गैसियस मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कर सकें थर्मल एनालिसिस के apparatus से जो है वो डिटेक्टर तक ट्रांसफ़र कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पर्ज गैस होती है जो हम पर्जिंग के तौर पर यूज़ करते थे थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर थर्मल की टेक्निक्स के अंदर जो हम पर्जिंग गैस यूज़ करते थे वो यहाँ पे एज अ कैरियर गैस के तौर पे काम करती है। वो क्या करती है कि थर्मल एनालिसिस का जो हमारा apparatus होता है लाइक हमने क्या कहा था कि हम TG है तो अगर हम TG के दौरान हम कहते हैं कि क्या हुआ कि हमारा जो सैंपल डीकम्पोज हुआ मास के अंदर जो उसके अंदर चेंजेस आए एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मुख्तलिफ गैसियस मटेरियल इवॉल्व हुआ। अब वो गैसियस मटेरियल जो है वो क्या करेगा कि जो भी हमारा थर्मल एनालिसिस का apparatus है वो वहाँ से कहाँ पे जाना है उससे हमारे पास जो हमने डिटेक्टर उसके साथ अटैच किया हुआ है वहाँ तक उसे ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, तो हमारे थर्मल एनालिसिस के apparatus से डिटेक्टर तक ट्रांसफ़र होने के लिए जो चीज़ उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगी या करियर या हम कहेंगे कि कैरियर के तौर पे हमारे पास काम करेगी वो हमारे पास पर्जिंग गैस होगी जो थर्मल एनालिसिस में जो भी हमारा मटेरियल जनरेट हुआ है उसको वो ट्रांसफ़र करेगी हमारे डिटेक्टर तक। अगर हम इसकी सिंपल डायग्राम देख लें देन हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, थर्मल एनालिसिस का हम इवॉल्व गैस एनालिसिस के लिए जो apparatus हम देखते हैं कोल्ड ट्रैप और ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये हमारे पास TA apparatus
और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारी कैरियर गैस है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अब ये क्या शो किया हुआ है, एक पूरा जो है वो हमने क्या किया, इवॉल्व गैस एनालिसिस के लिए एक सिस्टम जो है वो मैंने यहाँ पे शो किया। इसमें क्या है, हमारे पास थर्मो एनालिसिस का अपरेटस है, मतलब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे TG यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम DSA यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम DSC या DTA जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब क्या होगा, हमारे सैम्पल की डिकम्पोजिशन होगी, एज अ कोई भी गैसियस मटीरियल जनरेट होगा। जब गैसियस मटीरियल जो है वो जनरेट होता है तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो हमारे पास करियर गैस है, हमने क्या कहा कि जो पर्जिंग गैस के तौर पर यूज़ होती है वो हमारी एज अ करियर गैस के तौर पर काम करेगी। वो करियर गैस क्या करेगी कि हमारे यहाँ से जो भी मटेरियल है उसको क्या करती है, ट्रांसफ़र करेगी हमारे डिटेक्टर तक। ठीक है, डिटेक्टर के अंदर जाएगी। तो डिटेक्टर का क्या काम है, क्योंकि डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना है कि कौन से टाइप की गैसियस मटेरियल जो है वो जनरेट हुआ है। वो जो भी मटेरियल गैसियस मटेरियल जनरेट होगा वो हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और यहाँ पे देन डाटा के फॉर्म में, या जो भी हमारे पास इवॉल्व गैस का कर्व आता है उस कर्व के फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो डाटा आ जाएगा, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारे पास जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो एज अ कौन सा या किस टाइप के गैसियस कंपोनेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कोल्ड ट्रैप का। कोल्ड ट्रैप का जो मैंने ऑप्शनल होता है, बेसिकली हम कोल्ड ट्रैप क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है वो टी अपरेटस है, जो भी हमारा थर्मल एनालिसिस का अपरेटस है, उसके दौरान जो भी गैसियस मटेरियल जनरेट हो रहे हैं, अगर वो एक से ज़्यादा या सिमिलर टाइप के गैसियस मटेरियल जनरेट होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंसेस कॉज कर सकते हैं। तो उनको ट्रैप करने के लिए हम यहाँ पे कोल्ड ट्रैप यूज़ करते हैं, ताकि क्या कर सकें कि हम बहुत मतलब बार बार इस प्रोसेस को, इवॉल्व गैस एनालिसिस को रिपीट करके जितना भी जो गैसियस मटेरियल अगर जनरेट हो रहा है, जो हम कह रहे हैं कि हमने, क्योंकि एक एक मटेरियल को 1 बाय 1 जो है वो डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम ट्रैप कर सकते हैं। या सेकंड तौर पे यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट यूज़ कर लेते हैं, वो एब्जॉर्बेंट क्या करता है, उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करता रहता है, देन जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको हम जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अब जो डिटेक्टर्स में अगर यहाँ पे बताऊँ, मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे इवॉल्व गैस डिटेक्शन के अंदर जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली क्या है, 4 टाइप्स के जो है वो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। सेकंड जो आता है वो है आयनाइजेशन डिटेक्टर। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है IR रेडियोमीटर और गैस डेंसिटी डिटेक्टर। गैस डेंसिटी डिटेक्टर थर्ड है, गैस डेंसिटी डिटेक्टर, और फोर्थ हमारे पास है IR रेडियो मीटर्स। ठीक है, ये बेसिकली 4 टाइप्स के डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इवॉल्व गैस डिटेक्शंस के लिए। ठीक है, डिटेक्टर शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। कुछ कंडीशंस हैं जिनको जो है वो जब हम गैस की डिटेक्शन कर रहे होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना कि हमारा जो डिटेक्टर है वो क्या हो, जो भी हमारा TDA अपरेटस है उसके जितने ज़्यादा क्लोज होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी कि हम एक्यूरेटली जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की गैसियस मटीरियल जो है वो जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस है तो क्या हो सकता है कि पॉसिबल ये है कि जो भी गैसियस मटीरियल जनरेट हुआ है वो डिटेक्टर तक ट्रांसफ़र होने से पहले कंडेंस हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी गैसियस मटीरियल जनरेट हो रहा है उनके क्या हो सकते हैं कि गैसियस फेज के अंदर वो आपस में रिएक्ट करके कोई सेकेंडरी टाइप का रिएक्शन जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी गैसियस मटीरियल जनरेट हुआ है वो आपस में रिएक्ट करके कोई दूसरे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि जो भी हमारा डिटेक्टर है वो हमारे TA अपरेटस के क्लोज होना चाहिए, ताकि ये जो इस तरह के हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं उनसे अवॉइड किया जा सके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वो है मैक्सिमम सेंसिटिविटी। For maximum sensitivity, the measured properties such as thermal conductivity of evolved gas should differ markedly from that the जो भी हमारे पास गैस इवॉल्व होगी। अब देखें क्या है, हमने क्या कहा कि अगर हम यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे पास यहाँ पे करियर गैस है, अब जो गैसियस मटेरियल जनरेट हो रहा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और जो भी हम अपने यहाँ पे इवॉल्व या फिर जो हमारी करियर गैस है उन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर डिफरेंस होना लाजमी है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वो डिफरेंस नहीं होगा तो वो हमारे लिए जो भी हमारा एनालिसिस होगा वो एक्यूरेटली नहीं हो पाएगा। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज जो हैं वो भी यूज़ होती हैं एज एन कैरियर गैस के तौर पे। हाइड्रोजन और
हीलियम की जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से हम कहते हैं कि कोई ऐसा गैशियस मटेरियल जनरेट होगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो लो होगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है हम एज ए करियर गैस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो हमें जो है वो फाइनली या फाइंड आउट करना या एनालाइज करना या डिटेक्ट करना ईजी होगा कि हमारे सैंपल के अंदर से कौन सी टाइप की गैसियस मटेरियल जो है वो जनरेट हुआ है। सेकेंड जो यहाँ पे करियर गैस के तौर पर मटीरियल यूज़ होता है वह आर्गॉन होती है। आर्गॉन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हाइड्रोजन और हीलियम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लो होती है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो मटेरियल्स के अंदर से जनरेट होगा उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास आर्गॉन गैस है हम उसको एज अ कैरियर गैस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी पॉसिबल इंटरफेरेंसेस के चांसेस हैं वो कम हो सकें, ठीक है। इसके अलावा आता है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू वाटर वेपर्स। इसी तरह से जो हमने नेक्स्ट देखा था आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो है वो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हम उनको एनालाइज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं या कोई भी हमारे पास मटीरियल जो जनरेट हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो रहे हैं, तो उसके एनालिसिस के लिए जो हम मोस्ट कॉमनली आयोनाइजेशन डिटेक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन आयोनाइजेशन डिटेक्टर का एक जो है वो डिसएडवांटेज या हम ये कह रहे हैं ड्रॉबैक ये है कि वो वाटर वेपर्स को एनालाइज नहीं करता। सम पॉसिबल सेपरेशन ऑफ गैस कैन बी पॉसिबल बाय कैरिंग आउट इवॉल्व गैस डिटेक्शन डिफरेंस विथ सूटेबल कोल्ड वेपर और स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कोल्ड ट्रैप का क्या काम होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई गैशियस मटेरियल जो है एक से ज़्यादा गैशियस मटेरियल जनरेट हो रहे हैं, हम स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो बाकी जितना भी गैशियस मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको हम कोल्ड ट्रैप के जरिए या फिर यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट जो है वो यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं उसको ट्रैप करके जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, अल्टरनेटिवली टू सिमिलर डिटेक्टर कैन बी यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैप। इसके अलावा सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक से ज़्यादा गैशियस मटेरियल जनरेट हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो टी ऑपरेटर्स के हम दोनों साइडों पे लगा के क्या कर सकते हैं, वो जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल जनरेट हो रहे हैं हम उनको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया इवॉल्व गैस डिटेक्शन की। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो फाइनल हम इवॉल्व गैस एनालिसिस का डिस्कस कर रहे थे कि इवॉल्व गैस एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने टी ऑपरेटर्स के साथ क्या करते हैं, एमएस को अटैच कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की गैशियस मटेरियल अटैच हो रही है। इसके अलावा अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एमएस को अटैच कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इवॉल्व गैशियस मटेरियल जो भी इवॉल्व हुआ है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या है, कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितनी अमाउंट्स के अंदर हैं। तो वो बेसिकली हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम दोनों कर सकते हैं एमएस के जरिए, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर हम एमएस अटैच करते हैं तो हमारे पास फाइनल ऑपरेटर्स की शेप जो है वो क्या बनती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिक प्रिंसिपल आपको पता है कि चार्ज टू मास रेशियो की बेसिस पे क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो भी सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मोस्ट वर्सटाइल एंड फास्टर मीन ऑफ गैस एनालिसिस, सबसे ज़्यादा वर्सटाइल भी है, मतलब वर्सटाइल मीन्स वैरायटी ऑफ द सैंपल को हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि फास्टेस्ट मीन है कि बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जो है हम क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व फ्रॉम अ थर्मल एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय एमएस, ठीक है। हमने गैशियस मटेरियल जो इवॉल्व हुआ है अगर हमने उसका एनालिसिस करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सिंपल हमने डिटेक्टर्स देखे थे उनको हम रिप्लेस कर देते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल ऑपरेटर्स बनता है अगर हम देखें तो वो क्या बनेगा, दो टाइप्स के जो हैं वो बेसिकली ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरफेस होता है जो क्या करता है एमएस को और टीए को कनेक्ट करता है वो चेंज होता है। क्योंकि एमएस को जब भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द गैसियस एनालिसिस तो बेसिकली जो मेन ऑब्स्टेकल आती है वो ये आती है कि हमारा जो टीए ऑपरेटर्स होता है वो क्या कर रहा है, वो नॉर्मल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या उससे जस्ट बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी एमएस होती है उसको क्या करना पड़ता है, उसको हम क्या करते हैं वैक्यूम पे ऑपरेट करते हैं। तो दोनों के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए कि जब हमने अपने सैंपल को ट्रांसफ़र करना है तो उसके दौरान कोई प्रॉब्लम्स काज ना हो, तो उसके लिए जो
हमारे पास इंटरफेस आता है, जो हमारे सैंपल जो भी गैशियस मटेरियल जनरेट हुआ है उसको टीए अपरेटस से मास स्पेक्ट्रोमीटर तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है वो क्या होना चाहिए, इतना मतलब एक्यूरेट या इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो प्रेशर का डिफरेंस है उस डिफरेंस की वजह से क्या हो कि हमारे सैंपल के अंदर से जो भी गैशियस मटेरियल जनरेट हुआ है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, यह हमारे पास MS आ गया जो हमारे पे, और यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट अपरेटस डिज़ाइन किया ये कैपिलरी इनलेट है। ठीक है, जो क्या करेगी, इंटरफेस का काम करेगी। इसके अलावा जो सेकंड होता है अपरेटस, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो भी बेसिकली यही है। डिफरेंस किस चीज़ का आएगा कि जो भी इंटरफेरेंस के तौर पे जो है वो काम कर रहा है उसका डिफरेंस आता है। इसकी मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये बेसिकली मेन इंस्ट्रूमेंटेशन होती है। ठीक है, ये जेट सेपरेटर है जो क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। जो भी हमारा मटेरियल यहाँ पे हमारा बेसिकली सेम वही आ जाएगा, टीए अपरेटस आ जाएगा और MS आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ टीए अपरेटस और यहाँ पे ये हमारा MS आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा वैक्यूम। ठीक है, मीन्स क्या कि जो हमारा वैक्यूम है वो जनरेट हुआ है, यहाँ से हमारा जो भी टीए अपरेटस है इसके दौरान जो भी गैशियस मटेरियल इवॉल्व हुआ है वो कहाँ पे जाता है, हमारे जेट सेपरेटर के ज़रिए MS में जाता है। इसी तरह जो फर्स्ट डायग्राम है वो भी बेसिकली क्या होता है कि हमने क्या कहा कि जो हमारा कपलिंग इंटरफेस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, वो क्या करे, सो द कपलिंग इंटरफेस हैज़ टू अलाउ फॉर द प्रेशर डिफरेंसेस इन टीए एंड MS। तो कपलिंग जो भी हमारा इंटरफेस आएगा वो क्या हो, इस तरह का हो कि जो प्रेशर डिफरेंस हमारे टीए अपरेटस और MS के दरमियान होता है उसको जो है वो मेंटेन करने में हेल्प आउट कर सके। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम टीए अपरेटस के साथ MS को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम दैट राइज कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन सैम्पलिंग सिस्टम हो सकती है कि अगर हमारे हम कहते हैं कि अगर इंटरफेस या MS और टीए अपरेटस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसकी वजह से कंडेंसेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर अगर हम कहते हैं कि हम पर्जिंग गैस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे टीए अपरेटस से हमारे MS तक सैंपल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, अगर हम उसके हाई कंसनट्रेशन को यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है कि जो भी स्मॉलर रिस्पॉन्सेज आते हैं या फिर स्मॉलर इवॉल्व गैस के जो स्मॉलर रिस्पॉन्सेज आते हैं वो उनको स्वैम्प कर सकती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हम कहते हैं कि जनरेट हो सकते हैं। सो हीलियम विद द लो मास नंबर इज़ यूजफुल एज अ कैरियर गैस। तो मोस्ट कॉमनली जो है वो कैरियर गैस के तौर पे जो भी यूज़ होती है वो हीलियम गैस यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हमारा जाएंगे और यहाँ पे देन एनालाइज होंगे। इसी तरह से यहाँ से हमारा मटीरियल इनलेट में एंटर होगा, यहाँ से मास के अंदर जो है वो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है टीए का जो है, ज़ाहिर है हमारे पास जब हमने एनालाइज कर लिया तो हमारे पास जो डाटा आता है वो क्या आता है, टी जो इवॉल्व गैस एनालिसिस के जो है वो कर्व की फॉर्म में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, द रिजल्ट ऑफ द टीए MS मे बी प्रेजेंटेड बाय अ प्लॉट ऑफ टोटल लाइन करंट अगेंस्ट टेम्परेचर। जो हमारे पास कर्व्स आएगा, रिजल्ट आएगा टीए MS का, या फिर यहाँ पे कौन सा है बेसिकली अगर हम ये कहें कि इवॉल्व गैस एनालिसिस के लिए जो हमने अपरेटस यहाँ पे शो किया हुआ है टीए MS। ठीक है, तो जो इनके रिजल्ट्स आते हैं वो बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में आते हैं, जिसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ आता है वो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, टोटल लाइन करंट आएगा। ठीक है, या फिर सेकंड क्या हो सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ अ पीक ऑफ फिक्स्ड मास नंबर अगेंस्ट टेम्परेचर। मीन्स क्या कि जो भी हमारे पास ग्राफ आते हैं टीए MS के, वो हमारे पास क्या आएगा, एक साइड पे हमारे पास टेम्परेचर होगा और इस साइड पे हमारे पास क्या आ सकती हैं, तो टोटल लाइंस जितने भी जनरेट हो रहे हैं उनका करंट के अगेंस्ट हम ड्रॉ करते हैं, या फिर हमारे पास इस तरफ क्या हो सकती है, इंटेंसिटी ऑफ द पीक भी जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो ग्राफ के फॉर्म में आते हैं।
ठीक है। और उससे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से टाइप की जो है वो गैशियस मटेरियल आए हैं। जो भी क्विक की इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है कि हमारे पास जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर वो गैशियस मटेरियल जनरेट हुआ है। आज का जो है हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसे फर्दर मज़ीद डिटेल देखेंगे कि हम टीजी को हमने एमएस के साथ देख लिया या टीए ऑपरेटर्स को जो है हमने एमएस के साथ देख लिया। नेक्स्ट में है जो है हम टीजी या टीए एफटीआईआर को डिस्कस करेंगे और मज़ीद जो है फर्दर इसकी हम एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।